हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। हम बात करते हैं बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री में, एमएससी सेमेस्टर 1 पेपर 402 यूनिट नंबर 1। आज हम बात करने वाले क्राइटेरियन फॉर एरोमेटिसिटी। हमने आगे भी बात की है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन के बारे में बात की थी और उसके आंसर हमने फाइंड आउट किए थे। उसमें 3rd नंबर का टॉपिक जो था वो बाकी रह गया था, वो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस एनर्जी एंड थर्ड वन इज इंड्यूस रिंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की है, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूस रिंग करंट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर डायट्रोपिक एंड पैराट्रोपिक मोलिक्यूल्स, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर। तो डायट्रोपिक मोलिक्यूल्स क्या है, पैराट्रोपिक मोलिक्यूल्स क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंड्यूस रिंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंड्यूस रिंग करंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एल्विज एंड जैकमैन जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड आउट किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड एज अ कंपाउंड विच विल सस्टेन एंड इंड्यूस रिंग करंट। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो उसके अंदर के जो इंड्यूस रिंग करंट होता है उसके हिसाब से वो स्टेबल रहता है। उसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो स्टेबल रहती है और उसी के हिसाब से उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स एनएमआर जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन की माहिती मिलती है, मीन्स H+। तो जो H+ होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं इंड्यूस रिंग करंट की वजह से। तो जो इंड्यूस रिंग करंट क्या होता है वो हम बात करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इंक्लूड द रिंग करंट कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय द यूज ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमें उसके पता करना है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता होनी चाहिए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली होता क्या है, कैसे परफॉर्मेंस होता है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से वो कैसे रिएक्ट करता है, और उस हिसाब से उसका जो डेटा होता है, जो एनएमआर डेटा, वो डेल्टा वैल्यूज में मिलती है। जो डेल्टा वैल्यूज होती है वो हमें डिफरेंट टाइप्स की भी मिलती है, और जो डिफरेंट जो टाइप्स है वो हमें पता करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है कि वो कौन सा डेटा हमें बताता है। मीन्स वो किस प्रकार का प्रोटॉन है, सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, वो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है वो उसी के हिसाब से हमें डेटा देते हैं। तो इंड्यूस रिंग करंट डेटा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के हिसाब से जो डेटा वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे होती है वो हम आज बात करेंगे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट द रिंग at the right angle to the plane of the pi system of the aromatic compound, the highly mobile delocalized electron circulate around their orbitals. If magnetic field is applied, जब हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंपाउंड में अप्लाई करते हैं एट द राइट एंगल, उसको प्रॉपर तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो क्या होगा, तो प्लेन ऑफ द पाई सिस्टम, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड की जो साइकिल होती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो साइकिल्स होती है, उसके अंदर इफेक्ट करेगा, द एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इफेक्ट करेगा। द हाईली मोबाइल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड दैट ऑर्बिटल्स। उसके अंदर जो भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे एक साथ सर्कुलेट करने लगेंगे, और जो सर्कुलेशन होगा उसी के हिसाब से हमें डेल्टा वैल्यू मिलेगी। जो डेल्टा वैल्यूज होती है 0 से लेके हम मैक्सिमम 13-14 तक हम डेटा फाइंड आउट करते हैं। तो जो सारे के सारे डेटाज है वो इंड्यूस रिंग करंट की वजह से है।
तो इंड्यूस रिंग करंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाइड करना है। एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो अप्लाई करेंगे तो वो पाई सिस्टम पे अप्लाई होगा और उसके अंदर जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कंपाउंड के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। दिस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द प्रोड्यूस रिंग करंट, वो सारे के सारे एक साथ सर्कुलेट होंगे और उसके हिसाब से रिंग करंट उसमें उत्पन्न होगा, रिंग करंट जनरेट होगा। दिस रिंग करंट द प्रोड्यूस एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन की बात करेंगे तो जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, जो जनरेट हुआ है, तो रिंग करंट प्रोड्यूस एंड इंड्यूस रिंग मैग्नेटिक फील्ड। एनएमआर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्लाई करेंगे तब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पे उसका इफेक्ट होगा और बेंजीन रिंग में जो भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता चलेगा। चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहां पे एक बेंजीन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये बेंजीन का फॉर्मूला है 6 कार्बन, ये हाइड्रोजन यहां पे बताया हुआ है, एक दूसरा हाइड्रोजन यहां पे बताया हुआ है। इसे समझने के लिए है या फिर हमें सारे के सारे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैचमेंट है। हम सबको पता है बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं। तो जो 6 कार्बन होते हैं उसमें हमने ये कार्बन सिलेक्ट किया हुआ है और ये हाइड्रोजन सिलेक्ट किया हुआ है। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच जो भी प्रोसेस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो सारे के सारे कार्बन और सारे के सारे हाइड्रोजन के अंदर होगी, श्योर होगी। मींस हमें एक कार्बन के बारे में अगर पता चल जाता है तो उसी हिसाब से सारे के सारे कार्बन डेटा फाइंड आउट करते हैं। मींस हमें जो डेटा मिलता है वो सारे के सारे कार्बन का मिलता है। मींस हमें एक डेटा जो मिलता है वो मर्ज होकर मिलता है। एक कार्बन अगर सेम है तो सारे के सारे कार्बन मिलाकर एक ही हमें पिक देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है तो हमें CH3 का सिंगलेट मिलता है। उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो भी डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लेके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक देखिए एक रिंग साइकिल यहाँ पे दी हुई है बेंजीन के ऊपर, एक रिंग साइकिल यहाँ पे दी हुई है और एक साइकिल यहाँ पर इस तरह से दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड एक अपर साइड है, एक लोअर साइड, एक राइट साइड है। हम इस तरह से हमें इसे आइडेंटिफाई करेंगे, अप डाउन एंड राइट, अप साइकिल, डाउन साइकिल एंड राइट साइकिल। अप साइकिल मींस ये जो 2 कार्बन जो ऊपर की तरफ से उस तरफ से जो सर्कुलेशन हो रहा है उसी हिसाब से डाउन जो साइकिल्स है उसके अंदर भी 2 कार्बन बताए हुए हैं, उन 2 कार्बन में सेम सिचुएशन है। और जो राइट साइकिल उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। तो आप बताना चाहते इस तरफ भी बता सकते हैं पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एक कार्बन के बारे में बात करेंगे और उसी कार्बन के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि इजी मेथड से हम ये ट्राई करते हैं। सभी स्टूडेंट को पता चले कि इजीली हम ये इंड्यूस रिंग करंट क्या है वो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे बेंजीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट हो रहे हैं इस तरह से। 2 कार्बन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन के ऊपर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन हो रहे हैं। उसी के हिसाब से अगर बात करें हम तो जो नीचे का साइकिल था उसमें भी सर्कुलेशन होता होगा, कि हमने अभी बात की कि जो सारे के सारे कार्बन है बेंजीन के वो सेम है, जितने भी हाइड्रोजन है वो सेम है। वो आगे की वीडियो में मैंने बात की थी बॉन्ड लेंथ के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी सारे के सारे कार्बन में सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। मींस जो ये सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सारे के सारे कार्बन में सेम होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो अपर साइड है उसमें भी ये सर्कुलेशन हो रहा है और हम बताना चाहते हैं कि इसमें लोअर साइड में भी सर्कुलेशन हो रहा है। मींस कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है
सेम साइड सेम टाइम। क्लियर? और उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से वो अप्लाई होता है। मीन सर्कुलेशन जो मेथड्स होती है वो इस तरह से सर्कुलेशन होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं इस तरह से ऐसे 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 राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, ये जो था इस तरह से घूम रहा है, ये भी इस तरह से घूम रहा है और ये इसके ऑपोजिट साइड घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो है वो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में हो रहा है। पर हमें मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन के साथ जो अटैचमेंट हुआ है हाइड्रोजन, प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के बारे में हमें बात करनी है। उस प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट होती है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या मिलेगी। क्लियर है? चलो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एंड देन उसके अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मींस अब हम उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाई करते हैं इस तरह से। तो जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको सिस्टमेटिकली परफेक्ट राइट एंगल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये सारे के सारे सिस्टम में जो सर्कुलेशन ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ये सर्कुलेशन है जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये भी सर्कुलेशन है, वो भी डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है। उस पाई इलेक्ट्रॉन के जनरेट होते ही अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हलचल मच जाएगी, सर्कुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो जो प्रॉब्लम्स होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करें तब जाके हमें एनएमआर डेटा मिलता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब कंपेयर करेंगे तब जाके हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन देखना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो भी सर्कुलेशन है, जो रेड लाइन है वो सर्कुलेट ऐसे हो रही है, ये सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे वाले भी सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लू बताया हुआ है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको इस तरह से मिलेगा। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से हमें पता होना चाहिए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है और जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेशन वो क्या है। तो जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर थोड़ी सी हलचल हो जाती है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। ये जो ब्लू कलर की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर इफेक्ट होती है और इस इफेक्ट के साथ हमें पता चलेगा कि कौन सा सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करता है और कौन सा सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोर्ट करता है। मींस एक अपोजिट साइड सर्कुलेशन हो रहा है और एक सेम साइड सर्कुलेशन हो रहा है। तो जो अपोजिट साइड सर्कुलेशन हो रहा है उसकी जो डेल्टा वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, सेम साइड सर्कुलेशन हो रहा है उसकी डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगी। मींस डेल्टा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो उस हिसाब से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को असर होगी और उस असर को अगर ऑपोजिट करता है मैग्नेटिक फील्ड तो डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगी, या सपोर्ट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अगर सपोर्ट करता है तो वो सेम साइड होगा। आप देख सकते हैं यहां पे ये ब्लू और ग्रीन सेम साइड जा रहे हैं, ये भी से अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इस ब्लू लाइन की बात करें सर्कुलेशन की, तो ये डाउन साइड जा रहा है पर ये अप साइड जा रहा है, ये सर्कुलेशन डाउन है, ये सर्कुलेशन अप साइड जा रहा है। मींस क्या होगा, ये डाउन साइड जा रहा है मींस ये अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, उसके ऑपोजिट साइड है एंड दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है इस तरह से हमें बताया गया था वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो फाइनल सर्कुलेशन है इस तरह से दिया गया है, मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन कलर का
ब्लू कलर का है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रेड कलर का है वो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो पूरे के पूरे सर्कुलेशन पूरे के पूरे बेंजीन में हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे कार्बन में सेम सिचुएशन हो रहा है। इस तरह से नहीं हो रहा है कि अप साइड एंड डाउन साइड, वो सारे के सारे कार्बन को लेके चलता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं वो सारा का सारा बेंजीन जो सिस्टम होता है, बेंजीन का रिंग, वो पूरा का पूरा उसके अंदर अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वीडियो प्ले करके बताता हूँ। देखिए इस तरह से हमें ये सर्कुलेशन एग्जैक्टली मिलता है, कंटिन्यूअसली एक घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो अपोजिट साइड एंड सेम साइड हमको बताता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वैल्यू इज अपोजिट साइड, ये ग्रीन साइड जा रहा है और रेड साइड अपोज कर रहा है। अगर उसी की वैल्यू की हम बात करें तो ये देखिए आप, ग्रीन साइड अप जा रहा है और रेड साइड भी अप जा रहा है। राइट साइड देख सकते हैं आप, राइट साइड ये अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली ये प्ले हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली। तो आपको इजीली पता चल गया होगा कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो ग्रीन जो लाइन अप जा रही है, उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है। सपोर्ट करता है तो वो राइट साइड में है, मींस आउटसाइड द रिंग, रिंग के बाहर है। ये बेंजीन जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग के बाहर को जो साइड है वो हमें सपोर्ट करता है, और जो अंदर का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, वो उसको अपोज करता है। जो अंदर जो है बेंजीन रिंग के अंदर की साइड, अगर कोई प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, वो अपोज करेगा, और वो डेल्टा वैल्यू को चेंज करता है। उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। तो जो सेंटर का जो पोर्शन है वो शील्डिंग है, और जो बाहर का साइड है, आउट ऑफ साइड है, वो क्या है, डी शील्डिंग है। चलिए थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखने की चर्चा करते हैं। हमें पता चल गया है कि ये सारे के सारे जो रेड लाइन्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रिंग। रिंग के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैंने अभी हाल आपको बताया और आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। फिर से एक बार बता देता हूं, ये सर्कुलेशन है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम HI बोलेंगे। I मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑपोज साइड करता है, जो सेंटर में है, वो सेंटर में जो होता है वो उसको अपोज करता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से देख लेते हैं। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ये ग्रीन बताया, अप्लाइड किया है, वो रेड को अपोज कर रहा है। मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, उसको HI बोलते हैं। और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, H0। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अलाइन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द रिंग। अब बाहर की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन बाहर है, ये सर्कुलेशन, ये रिंग के अंदर की पोजीशन थी, ये रिंग के बाहर की पोजीशन है। तो बाहर की पोजीशन में क्या करेगा, तो वो सेम साइड है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन अप जा रहा है और ये भी अप जा रहा है, मीन सेम साइड है। तो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड द रेनफोर्स द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम बता सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं, दोनों साइड सेम साइड है। आप देख सकते हैं यहां पे ये रेड एंड ग्रीन सेम साइड जा रहे हैं। ग्रीन क्या है, यस आपको पता है। अब ये ग्रीन है, ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और रेड क्या है, यस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम साइड है, मींस उसको अलाइन करता है। और ये ग्रीन एंड रेड अपोज करता है, मींस अपोजिट साइड है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इस हिसाब से। तो अगर हम बात करें H इफेक्टिव इज इक्वल टू H0 प्लस HI, ये किसके बारे में है, जो सेम साइड है उसके बारे में। अगर सेम साइड है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ है और हमें कोई और कुछ और दे रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मींस प्लस होगा। हमारे पास 1 रुपया है
और कोई हमें 1 रुपया और देता है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 रुपए हो जाएंगे, मीन्स ज्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पर अगर हमारे पास 2 रुपए है और उसमें से 1 रुपया कोई ले लेता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर दोनों रुपए ले लेता है तो 0 हो जाएगा, मीन्स और भी कम हो जाएगा। तो जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड यहां पर सेम हो रहा है, यहां पे आप दे रहे हो और ले रहे हो, मीन्स 0 हो जाता है, उसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। पर इस साइड के वैल्यू आप अगर देखें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, ए प्लस हो जाएगा। क्लियर है? एंड द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड applied magnetic field into the resonance, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फील्ड टू द रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोज करता है, अंदर के साथ अपोज करता है, बाहर के साथ वो सेम साइड में सपोर्ट करता है, अलाइन है। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। इन दिस मैनर प्रोटॉन सिचुएटेड आउटसाइड द रिंग have been subjected to the increased magnetic field. Magnetic field, induced magnetic field and applied magnetic field दोनों सेम साइड है, मीन्स उसको इंक्रीज करता है। हमने भी बताया 1 रुपया था और 1 रुपया और आया, मीन्स 2 रुपये हो गए, मीन्स ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गया, तो वो इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ाता है। मैग्नेटिक H मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड H0 एंड मैग्नेटिक फील्ड HI दोनों को प्लस करे तो वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ाता है। शिफ्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो शिफ्ट अप हो जाएगी, वो शिफ्ट अप हो जाएगी ड्यू टू द रीजंस ऑफ नॉन एज पैरामैग्नेटिक शिफ्ट। उसका डेटा वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, डेटा वैल्यू अप हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक शिफ्ट। फिर से एक बात देख लीजिए आप, the proton situated outside the ring have been subjected to the increased magnetic field। अगर सेम साइड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, H0 प्लस HI, और वो शिफ्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रीजन नॉन एज पैरामैग्नेटिक शिफ्ट, उसकी वैल्यू अप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक शिफ्ट। पैरामैग्नेटिक शिफ्ट केसेस डीशील्डिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ द प्रोटॉन in the ring, and thus proton at higher value is delta value 6 to 8, then olefin protons is 46। हमने अभी बात की H0 प्लस HI मीन्स शिफ्ट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं आउटसाइड प्रोटॉन ऑफ द रिंग मीन्स कि बाहर का जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू, द प्रोटॉन एट हायर वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, डेल्टा वैल्यू हाई आएगी, ज्यादा आएगी। तो कितनी ज्यादा हो सकती है, 6 to 8 मैक्सिमम एंड 4 to 6 नियरेस्ट। ओके, मींस 4 to 8 आप कह सकते हैं, उसकी डेल्टा वैल्यू आपको मिलेगी जो बाहर का प्रोटॉन है उसकी, आउटसाइड ऑफ द रिंग, और वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक शिफ्ट। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अलाइन, दैट्स व्हाई दिस इज द पैरामैग्नेटिक शिफ्ट and this called to de-shielding effect। क्लियर है? Protons situated inside the ring have been subjected to the decreased magnetic field। अगर वो प्रोटॉन अपोज करता है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, H0 माइनस HI। H means magnetic field, shift in the magnetic field due to this reason is known as diamagnetic shift। Paramagnetic shift means same side, align, and diamagnetic shift means opposite side। Magnetic field and induced magnetic field oppose each other and that's why this calls to diamagnetic shift। तो diamagnetic shift का मतलब है H0 माइनस HI एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो डायमैग्नेटिक शिफ्ट के द शील्डिंग ऑफ द इनसाइड द प्रोटॉन ऑफ द रिंग एंड दस प्रोटॉन अपीयर एट लोअर वैल्यू, इस वैल्यू इज 1 to 0, देन ऑल्फिन प्रोटॉन मीन्स वो नियरेस्ट 1 to 0। मतलब अगर ज्यादा है, अपोज कर रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी, सपोर्ट कर रहा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी।
सपोर्ट कर रहा है उसका मतलब है डी शील्डिंग इफेक्ट, ऑपोज कर रहा है मतलब शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मीन्स सपोर्ट करना, उसको सेव करना। तो डायमैग्नेटिक शिफ्ट जो होती है वो शील्डिंग इफेक्ट बताती है, और पैरामैग्नेटिक शिफ्ट होती है वो क्या बताती है? पैरामैग्नेटिक शिफ्ट यस डी शील्डिंग इफेक्ट बताती है। तो शील्डेड मीन्स डायमैग्नेटिक, डी शील्डेड मीन्स पैरामैग्नेटिक। इज क्लियर नाउ? पैरामैग्नेटिक मीन्स H0 plus Hi and the diamagnetic means H0 minus Hi। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन कंप्लीट हमें पता चल गया है। ये सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन हो सकता है, सर्कुलेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन है, बाहर ये अंदर का हाइड्रोजन है, ये बाहर का हाइड्रोजन है। इनसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग। द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है, अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू बताया है, इंड्यूस मैग्नेटिक रेड बताया है, एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो ग्रीन है। फॉर द आउटर प्रोटॉन इन द प्लेन ऑफ द रिंग, आउटर प्रोटॉन H0 plus Hi मीन्स ये है आउटर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रिंग के बाहर है, मीन्स वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड inner proton is perpendicular of the ring of the plane of the ring means H0 minus Hi। ये हाइड्रोजन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑफ द रिंग, इस रिंग को परपेंडिकुलर है ये। और ये H कहां पे है? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग है, आउटर प्रोटॉन है। आउटर प्रोटॉन जो है वो प्लेन ऑफ द रिंग, ये प्लेन के पास है। और इनर प्रोटॉन है वो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वो हमें पता है। अब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ये इनर साइड ऑफ द प्रोटॉन, ये आउटर साइड ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से हम उसका अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उसका जो भी जो सिचुएशन है वो किस तरह से है, वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है। फिर से एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम साइड ऑपोजिट साइड। तो ये है सेम साइड, ये है ऑपोजिट साइड। ये है शील्डिंग इफेक्ट, ये है डी शील्डिंग इफेक्ट। ये प्रोटॉन है H0 minus Hi, H0 plus Hi। ये माइनस है मीन्स इनर प्रोटॉन है, ये प्लस है मीन्स आउटर प्रोटॉन है। तो पैरामैग्नेटिक शिफ्ट मीन्स आउटर प्रोटॉन, indicate the outer proton is H0 plus Hi, and diamagnetic shift is indicate the inner proton and call to H0 minus Hi। उसको हम इस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं। H0 plus Hi मीन्स वो पैरामैग्नेटिक शिफ्ट बताता है, आउटर प्रोटॉन है। H0 मीन्स Hi इज इक्वल टू डायमैग्नेटिक शिफ्ट, वो है इनर प्रोटॉन। और उसको अगर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से आती है? तो ये जो है डी शील्डिंग इफेक्ट है वो प्रोटॉन वैल्यू ज्यादा देता है, मीन्स ये बाहर का जो प्रोटॉन्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 4 to 8 नियरेस्ट हम बता सकते हैं ज्यादा होगी। और जो इनर प्रोटॉन है उसकी वैल्यू होगी 1 to 0। जो सेम साइड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ऑपोजिट साइड है उसकी वैल्यू कम है। ऑपोजिट साइड है उसको हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, और सेम साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? डी शील्डिंग इफेक्ट। तो इस तरह से हम शील्डिंग और डी शील्डिंग, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वर्ड्स जो है हम क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्टली द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन इजीली influence the electron density found around the nucleus of the hydrogen atom. This is called the shielding effect because the electron's density is said to the shielded proton in the nucleus from the external magnetic field by the decrease in the net magnetic field that is experienced. उसको वन साइड होता है जो इंक्रीज करता है, वन साइड होता है डिक्रीज करता है। जो आउटसाइड प्रोटॉन होता है वो इंक्रीज करता है और इनर साइड प्रोटॉन होता है वो डिक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मोलिकुलर in which outer protons are deshielded and inner protons are shielded is known as diatropic molecules। हमने जब क्वेश्चन पूछा था डायट्रोपिक मोलिक्यूल क्या है, तो डायट्रोपिक मोलिक्यूल क्या मतलब है?
molecule in which outer proton are de-shielded and inner proton are shielded is known as ditropic molecules and ditropic molecule is always aromatic in character. तो हमने जो भी बात की थी वो क्या था, डायट्रोपिक मोलिक्यूल के बारे में बात की थी हमने. सिमिलरली molecule in which outer protons are shielded and inner protons are de-shielded, outer proton are shielded and inner proton are de-shielded and that's called to paratropic molecule. अगर वो सारी बातें हमने जो बताई वो अपोज हो जाए, उसका चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पैराट्रोपिक मोलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक इन कैरेक्टर. अगर बाहर वाला प्रोटॉन वो है सेव हो जाता है, वो अपोजिट साइड हो जाता है, मींस शिल्डेड हो जाता है, और जो अंदर वाला प्रोटॉन है वो ऑपोजिट साइड हो जाता है, सॉरी सेम साइड हो जाता है, उसके साथ चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डी शिल्डिंग. ऑपोज करता है मींस शिल्डिंग, सेम साइड है अलाइन करता है मींस डी शिल्डिंग. अगर बाहर वाला प्रोटॉन शिल्डेड हो जाए और अंदर वाला प्रोटॉन डी शिल्डेड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पैराट्रोपिक मोलिक्यूल. तो लास्ट में आप एक बार देख लीजिए, डायट्रोपिक मोलिक्यूल एंड पैराट्रोपिक मोलिक्यूल. डायट्रोपिक मोलिक्यूल मींस de-shielded, outer proton de-shielded means ditropic and outer proton shielded means paratropic. क्लियर है. तो डायट्रोपिक एंड पैराट्रोपिक मोलिक्यूल्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो डायट्रोपिक मोलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एंड पैराट्रोपिक मोलिक्यूल क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं. तो हम एरोमेटिसिटी में इस तरह से उसको बता सकते हैं कि एरोमेटिसिटी में ये कैसे अप्लाई होता है, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. और डायट्रोपिक और जो पैराट्रोपिक मोलिक्यूल्स है उसके बारे में पता चलना पड़ेगा. और जब पता चल जाता है तब हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. डेल्टा वैल्यूज पर से हमें पता चलता है, अगर बाहर की प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू ज्यादा है मींस वो एरोमेटिक है, अगर बाहर के प्रोटॉन की वैल्यूज कम है उसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक है. उसका रिवर्स भी आप बोल सकते हैं, जो इनर प्रोटॉन्स है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और इनर प्रोटॉन की वैल्यू अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक. तो इस तरह से हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बारे में इंड्यूस रिंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकते हैं. अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ये लास्ट जो मैंने बताया वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. डायट्रोपिक मोलिक्यूल्स मींस ऑलवेज एरोमेटिक कैरेक्टर एंड पैराट्रोपिक मोलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक इन कैरेक्टर. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू टू ऑल.